नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन में, जिस सेशन में आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों भारत को फीफा ने सस्पेंड किया, या फिर ये कहिए कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को भारत ने क्यों निलंबित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि यहाँ से आपको दो बातें बहुत अच्छे से पता चलेंगी। इनमें से एक बात होने जा रही है कि हमारे देश में राजनीतिक पदों का दुरुपयोग कैसे होता है। दूसरी बात जो हम लोग आपके साथ यहाँ डिस्कस कर सकते हैं वो है कि भारत के अंदर किस प्रकार से राजनीति के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो सुपर एक्टिविज्म है वो किस लेवल का है। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ये राजनीति के अंदर प्रभाव सुप्रीम कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट सही कर रहा था। आज बहुत सारे पहलू हैं, मैं आपको हर पहलू के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये मुद्दा। चलिए शुरू करते हैं जानकारी। साथियों, जैसे मैं आपके सामने न्यूज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिख रही है। इनमें से आप देख पा रहे हैं कि फीफा ने इंडिया को सस्पेंड कर दिया है। द हिंदू की लाइन है जो मैंने आपसे शेयर की। सेंट्रल चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर जल्दी से सुनवाई करे। सुनवाई की तारीख रखी गई है आज, यानी 17 अगस्त। बात सारी जुड़ी हुई है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से। तो साहब, फीफा जो कि दुनिया के अंदर वही इमेज रखता है, हालांकि और ज़्यादा बड़ी इमेज रखता है जैसे क्रिकेट के अंदर बीसीसीआई रखता है, तो बीसीसीआई की तरह ही कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर जल्दी से सुनवाई करे, है ना। जिस प्रकार से बीसीसीआई जो है ना इंडिया के अंदर क्रिकेट के अंदर अपनी सुप्रीमेसी रखता है, बिल्कुल वैसे ही वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर फीफा अपनी सुप्रीमेसी रखता है। जैसे इंडिया के अंदर आईसीसी है, इंडियन क्रिकेट मतलब कंट्रोल जो है, उसकी तरह ही हमारे देश में जो फुटबॉल है उसके लिए AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। तो इस दो बात को अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि गवर्निंग बॉडी जो है ना, सेंट्रल मतलब देश के अंदर और विश्व के अंदर, ये दो बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको ये मुद्दा समझाऊं उससे पहले कुछ बातें और क्लियर कर देता हूं। देखिए, जैसे मैंने आपसे अभी कहा, बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी, इन दो को समझें। तो बीसीसीआई इंडिया के केस में काम कर रही है, आईसीसी इंटरनेशनल काम कर रही है। मान लो कि कभी आईसीसी ने बीसीसीआई को, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को, अगर मान लीजिए सस्पेंड कर दिया हो, वैसी ही न्यूज़ है ये कि आईसीसी के स्थान पर फीफा है और इसकी जगह AIFF है। ये दो बातें आपको यूं समझनी है, ठीक है। तो आज हुआ यह है कि फीफा ने AIFF को सस्पेंड कर दिया। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? भाई फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज जो होती हैं ना, वो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स को कराने का काम करती हैं। कौन से अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स? जैसे मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। अब जैसे अपन आईसीसी के बारे में बात करें तो ये वर्ल्ड कप आयोजित करवाता है ना, एशियन कप आयोजित करवाता है, देशों के बीच में दो देश का टूर्नामेंट या त्रिकोणीय मुकाबला ये सब करवाता है। ऐसे फीफा जो है वो भी विश्व के अंदर फुटबॉल की जो टीमें हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय इवेंट कराता है। जैसे फीफा का वर्ल्ड कप, पुरुष वर्ल्ड कप हो गया, अंडर 17 हो गया, है ना, और 17 के साथ साथ महिला वर्ल्ड कप हो गया। ये सारे के सारे कारनामे फीफा करता है। तो एक प्रकार से दो बातें समझ में आनी चाहिए, आईसीसी और फीफा का रोल क्या है। ये दो बातें अगर आपका क्लियर हो जाए, अब आगे की बात सुनिए, अब आप समझ पाएंगे इस बात को। तो अगर अब मैंने ये बोला कि फीफा ने AIFF को सस्पेंड कर दिया है, तो हुआ ये था कि AIFF के पास यानी इंडिया वालों के पास में अभी अक्टूबर में एक इवेंट होने जा रहा है जिसका नाम है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है, 11 तारीख से 30 अक्टूबर के बीच में। अब असल में जैसे ही हमें यहाँ सस्पेंड किया गया है, हमारा वो इवेंट ऑटोमेटिक खत्म हो गया। अब आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि फीफा के करते ही हमारा क्या नुकसान हुआ, ठीक है। फीफा ने हमसे एक प्रकार से AIFF को तो सस्पेंड किया ही किया, हमारे पास में से मेजबानी और छिन गई। ये चीज़ आप लोग अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके अलावा अब एक और बात करते हैं। अब वो बात क्या है कि साहब, अगर AIFF सस्पेंड हो गया तो सर क्या हम ये मान लें कि इंडिया कभी भी अब किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में नहीं खेल पाएगा? बिल्कुल मान लीजिए, जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। कौन सा फैसला? कि साहब इंडिया का क्या होगा, किस मामले में? AIFF के मामले में। तब तक ये समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से हमारी एग्जिट हो गई है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा फीफा और ये रहा AIFF। अब थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी भी प्राप्त कर लीजिए। फीफा जो है वो एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो कि फुटबॉल से लेकर के काम करती है। 1904 में इंटरनेशनल कंपटीशन को स्थापित करने के लिए बनाई गई थी। पेरिस में इसका मतलब स्थापना हुई थी और वर्तमान में मुख्यालय इसका ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर है।
वहीं अगर हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1935 के अंदर दरभंगा में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। 1937 से ये बनी हुई है, यानी कि फुटबॉल में हम बहुत पुराने हैं। ठीक है, तो ये आपको मतलब फैक्चुअल डेटा हमने बताने की बात करी। अब आपके दिमाग में एक मतलब लॉजिकल सवाल बनेगा कि सर ऐसा हुआ क्यों, मतलब ठीक है सस्पेंशन की बात आपने बता दी, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो सब आंसर दिया गया है फीफा की तरफ से। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो इसके अंदर सवाल बनता है सर फीफा ने हमें सस्पेंड क्यों किया? तो फीफा ने आंसर में एक लाइन बोली कि भाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंदर तीसरी पार्टी का यानी कि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। अब ये सवाल सुनते ही आपके मन में एक सवाल बनने लगेगा, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है गुरुजी? थर्ड पार्टी का मतलब देखो, फीफा एक पार्टी, AIFF दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी यानी कि कोई और भी है जो इन दोनों को काम करने को प्रभावित कर रहा है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कौन हो गया जो प्रभावित कर रहा है और फीफा को दिख गया और हमको नहीं दिखा? क्या कोई बहुत बड़ा घराना है क्या? कोई राजघराना है क्या? कोई पैसे वाला ग्रुप है क्या? जी नहीं, ये थर्ड पार्टी है साथियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। असल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो इंटरफेरेंस है वो फीफा को पसंद नहीं आया। अब आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर, सुप्रीम कोर्ट के कारण हमारी मेजबानी चली गई? नहीं नहीं नहीं, तुरंत आपको वर्डिक्ट नहीं सुनाना है, इस घटना को ध्यान से सुनना है। आप असल में एंड में पहुंच पाएंगे कि दोषी था कौन, क्योंकि दोषी निर्धारित करना इतना आसान काम होता तो अपन आज सब बैठ के जज बने होते हैं ना। ऐसा नहीं है, आप तो बस घटना के सारे काम सुनिए। फीफा ने एक तरह से समझिए कि पानी जो गिरा दिया वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गिरा दिया, ये है जिम्मेदार। अब नहीं साहब, आप थोड़ा आगे घटना को सुनिए। आप सुप्रीम कोर्ट अचानक घुस कहां से गई? AIFF में, ये भी तो आप जानना चाहेंगे ना। ये मान लो ये ऐसा हो गया कि आप कह रहे थे सर मैं पेपर नहीं दे पाया, बोले क्यों? क्योंकि साहब मेरे को पुलिस ने पेपर नहीं देने दिया। फिर किसी ने पूछा भाई पुलिस ने आपको पेपर क्यों नहीं देने दिया? क्योंकि सर मैं नकल कर रहा था। तो भाई घटना तेरी नकल करने की थी ना, पुलिस को दोष क्यों दे रहा है? एग्जैक्टली वही वाली बात यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि AIFF के लिए कहा जा रहा है, फीफा कह रही है कि AIFF में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बढ़ रहा था। पूछा गया जनाब किस प्रकार से? तो अब आपको वो घटना जाननी है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रही थी, इंटरफेरेंस। चलिए आगे जानते हैं। तो फीफा के सस्पेंड करते ही क्या हो गया वो मैंने आपको बता दिया। इस वजह से होगा क्या वो मैंने आपको बता दिया। इंडिया अगर ऐसा ही रहा तो एशियन कप 2023 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इंडियन नेशनल टीम जो है वो इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल पाएगी। ये मैंने सारी बातें आपको अब बता दी हैं। अंडर 17 भी हम नहीं खेल पाएंगे, ठीक है ना। फीफा की सेक्रेटरी जनरल ने ये जानकारी दे दी, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो आदेश क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे की बात जानते हैं कि फीफा ने ऐसा किया क्यों। चलिए हम बताते हैं। देखिए सबसे बड़ी जो देश की संस्था है वो हमको समझ में आ गया, कारण समझ में आ गया। अब इसके पीछे की आगे की कहानी सुनिए। जैसे अपने देश में BCCI का अध्यक्ष होता है, आपको मालूम है ना। क्रिकेट के अंदर भी सुधार की घटनाएं सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से हुई है ना। ऐसे ही AIFF की बात सुनिए। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये जो NCP है ना, इस NCP के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल 2009 से इस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हुए थे। तो आप पूछेंगे अब ये बात कहां जा रही है साहब, क्या ये बात प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर जा रही है? सुनते चलिए, अभी जजमेंटल मत होइए। तो ऐसी स्थिति में क्या था, 2009 से बने हुए थे तो क्या हो गया साथियों, देश के अंदर जो कानून बना हुआ है ना AIFF के लिए वो ये है कि कोई भी व्यक्ति 3 बार से ज्यादा इस पद के अध्यक्ष के रूप में नहीं बन सकता, नंबर 1। और दूसरा, एक कार्यकाल 4 साल से अधिक का नहीं होगा। तो 4 तिया 12, तो टेक्निकली 12 साल से ज्यादा कोई इस पद पर नहीं रह सकता। अब देखो 2009 का साल गया, 2010 गया, उसके बाद अगले 10 साल गए, हो गए 12 साल कब पूरे? 2020 में। प्रफुल्ल पटेल जी इस पद पर 2020 तक बैठे रहे। मतलब यूं समझिए कि उन्होंने 3 कार्यकाल अपने यहां रह के पूरे कर लिए। अब समझो सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ। क्लियर हो गया। फीफा चाहता था कि AIFF के अंदर अब चुनाव हो, क्योंकि 3 बार एक ही व्यक्ति अध्यक्ष रह लिया। एक तरह से नए एसोसिएशन का गठन हो ताकि फीफा और AIFF के संविधान के तहत चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि AIFF के अंदर जो लोग अपनी सर्वोच्चता बरकरार रखना चाहते थे, प्रफुल्ल पटेल जी और उनके जैसे लोग, उन्होंने इस काम को अड़चन लगा दी। अब अड़चन कैसे लगाई अब वो सुनिए। डायरेक्टली ये कहना फिर से वही बात हो जाएगी, आपने तो निर्णय सुना दिया। निर्णय नहीं साहब, आप थोड़ा आगे सुनिए। अब फीफा की ओर से AIFF पर दबाव बनाया गया, जबकि दूसरी ओर भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़ा हुआ मामला चल रहा था।
क्या सुप्रीम कोर्ट भी चाहता था कि 2020 में भाई चुनाव तो करवाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि किसी भी कीमत पर फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए। सोचो 2022 के अंदर होने वाला जो हमारा मैच है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट 2020 से प्रयासरत है कि भाई चुनाव वगैरह कराओ, फीफा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट हो जाओ ताकि हम अपने देश में चुनाव करवा पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मामले में क्या पाया कि इस ऑल इंडिया जो हमारी एसोसिएशन फॉर फुटबॉल है ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचती है, लंबी सुनवाई चलती है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखिए आप लोग चुनाव जब तक नहीं करवा पाएंगे तब तक आपको कोई अध्यक्ष जैसा आदमी चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम एक समिति बना देते हैं, वो समिति एक कमेटी बना देते हैं हम, जो कि इस फुटबॉल एसोसिएशन के अंदर और जो चुनाव है वो कंप्लीट करवाएगी, राज्य स्तरीय चुनाव कंप्लीट करवाएगी और वर्ल्ड कप से पहले की जो तैयारियां हैं ना वो पूरी करवा देगी। अब आ गई बात समझ में? यानी एक प्रकार से यूं समझिए कि वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई जो तैयारियां हैं वो तैयारियां कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, उसको दे दी। ठीक है, सुनकर तो अच्छा लगा कि चलो प्रफुल्ल पटेल जी के स्थान पर 3 सदस्यीय समिति आ गई। अब मामला साहब यही नहीं रुका, ये 3 सदस्यीय समिति पहुंचती है कार्यालय काम करने के लिए। जब वहां पहुंचती है तो भाई साहब पहले से मौजूद अधिकारियों का इतना दबदबा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कमेटी काम नहीं कर पाई। अब आप सोच के देखो, इतनी ज्यादा नौकरशाही हावी थी या फिर राजनीति हावी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई वो तक काम नहीं कर पाई। और कमेटी क्या काम कराने गई थी? वहां इलेक्शन कराने गई थी कि भाई वहां पर मैं एक आदमी को चुनकर दे देती हूं जो आदमी आगे का काम चलाएगा। लेकिन भाई साहब नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि जो लोग अपनी गद्दियों पर बैठे हुए थे वो छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, बड़ा माल होता है, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले संविधान के तहत सारी चीजें शुरू हो जाएं, लेकिन साहब हो नहीं पाई। तो कमेटी फिर से सुप्रीम कोर्ट गई कि साहब हमको काम नहीं करने दे रहा कोई भी वहां पे, जबकि इस कमेटी में बहुत बड़े बड़े लोग थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, कई एक चुनाव आयुक्त, एक पूर्व खिलाड़ी, भाई साहब इतने बड़े बड़े लोग इसके अंदर डाले गए थे, लेकिन काम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को AIFF के पद से हटा दिया और उन्होंने दिसंबर 2020 में होने वाले चुनावों को भी टाल दिया। ये जो कमेटी थी ना, इसने फुटबॉल की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। फीफा को यहां पर भी आपत्ति है, क्योंकि फीफा का कहना है कि किसी भी तरह के फुटबॉल संस्था में थर्ड पार्टी, चाहे वो सरकार हो या कोई समिति हो, उसका दखल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि फीफा ने ये जो जवाब दिया है ना, ये प्रभावित होकर दिया है। प्रभावित किससे? कि हमारी जो पूर्व अध्यक्ष थे प्रफुल्ल पटेल जी, उन्होंने फीफा पर दबाव बनाया कि आप थर्ड पार्टी का नाम लेकर उन्हें इस जगह से हटाइए और कहिए कि AIFF के लोग ही ये सारा काम करवाएंगे। जबकि देखिए, इस कमेटी का काम क्या था? कमेटी का काम था सही मायने में नए अध्यक्ष का निर्वाचन कराना, लेकिन पुराने अध्यक्ष ने अपने प्रभाव से फीफा को ये कहलवाने के लिए मजबूर कर दिया कि आप कमेटी को कहिए कि वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, स्पोर्ट्स के इवेंट स्पोर्ट्स के संस्थान ही करेंगे। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या था कि भारत को इसका इंतजार था, लेकिन साथियों सुनवाई में और इन सारी कार्रवाइयों में चलते, नौकरशाही के चलते हम लोग हो गए सस्पेंड। उम्मीद है कि मामला अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये मामला क्लियर हो गया तो जजमेंट अब आपके हवाले है कि आप किसके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, आपको इससे नुकसान क्या हुआ वो समझ लीजिए। नुकसान ये हुआ जनाब कि अब भारत के अंदर कोई इवेंट नहीं हो पाएगा और ना ही हमारी जो फुटबॉल टीमें हैं वो कहीं खेल पाएंगी। कब तक नहीं खेल पाएंगी? जब तक इस मामले के अंदर अगली सुनवाई नहीं हो जाती। तो आप पूछेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी लाचार है क्या? जी नहीं। आप इस वीडियो को 17 अगस्त को सुन रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। मुसीबत यह है कि सुनवाई में अगर कुछ हो भी गया तो भी अक्टूबर का इवेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी चुनाव होना और सारी व्यवस्थाएं करवाना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में देश के बाहर नए स्थान तलाशे जाने शुरू हो गए हैं, चुनाव जहां करवाए जा सकते हैं। ठीक है साहब, फीफा बहुत लंबे समय से कह रहा था कि आगे चलिए आगे चलिए। भारत ने इस काम को अपनी तरफ से वो स्पीड नहीं दी। ये हैं वो प्रफुल्ल पटेल जी, जिनके चलते ये सारा रायता ढुल गया। आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अंडर 17 की बात मैंने बता दी। ये अक्टूबर में भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई के अंदर होने वाला था। ये सारे वो लोग रहे जिनकी तस्वीरें देख लीजिए। समयबद्ध तरीके से मैंने आपके सामने सारी बातें रखने का प्रयास किया है। ठीक है, स्पोर्ट्स कोड के हवाले से ये सारी चीज़ें होती हैं। ज्ञान समाप्त, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना तो यूज़ माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस।
19 तारीख से बढ़ जाएगी सब्सक्रिप्शंस की प्राइसेस। यदि आप चाहते हैं सब्सक्रिप्शंस परचेज करना तो यूज़ माय रेफरल कोड अंकित10, जिसकी मदद से आप यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल का एक ही सब्सक्रिप्शन, जो कि दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, आप उसे कर पाएंगे। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध करा दिया गया है। नए बैच 18 तारीख से हिंदी और इंग्लिश मीडियम में शुरू हो रहे हैं, बाईलैंग्वेज तरीके से शुरू हो रहे हैं। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप अपना कोर्स परचेज करते समय 20% डिस्काउंट के साथ इजी ईएमआई ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शंस का लाभ लेने के लिए आप हमारी टीम को 7878158882 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।